Wangshan lovers, welcome back to my channel and welcome back to the another part of Until the End Wangshan fanfiction। तो काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि दी आप अपने सेकंड चैनल पे कोई भी वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो मैं 8 सितंबर का वेट कर रही हूँ गाइस। मैंने सोचा है जब ओथ ऑफ लव रिलीज़ होने ही वाला है तो क्यों ना मैं अपने सेकंड चैनल पर ओथ ऑफ लव से ही शुरुआत करूँ, क्योंकि उस चैनल पर मुझे स्ट्रेट कंटेंट डालना है। तो इसलिए जो लोग भी ओथ ऑफ लव देखना चाहते हैं वो मेरे दूसरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। ओथ ऑफ लव रिलीज़ होते ही मैं उस चैनल पर डालना शुरू कर दूँगी। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लेना मेरे दूसरे चैनल को भी। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था ये नाम की एक लेडी को एक जेंट्स मिला था जो काफ़ी समय से बेहोश था, और अब जब उसे होश आया था तो उसे कुछ याद नहीं था। ये ने उसका नाम गैंगशन रख दिया था। तो कल मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये अपने हस्बैंड के साथ थी, बट वो मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी। ये अपनी एक फ्रेंड के साथ थी जिसका नाम शैन था। ये और शैन कौन है, नाम से आप लोगों को थोड़ा सा समझ तो आ गया होगा ना। शैन ही से कह रही थी वो मेरे एक शिष्य का बेटा है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, उसने बहुत कुछ सहा है। मेरी वो शिष्य मेरी डॉटर की तरह थी, तो ये मेरे लिए मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। ये शैन से कहती है फ़िलहाल हमें उसे रेस्ट करने देना चाहिए। जब वो पूरी तरीके से हील हो जाएगा तो उसे अपने आप ही सब कुछ याद आने लगेगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीतने लगे थे। गैंगशन को इस तरह स्ट्रेंजर्स के बीच रहकर काफ़ी वियर्ड फील होता था, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगा था। ही और शैन उसकी बहुत मदद किया करती थी, उसके साथ मेडिटेशन करती थी और उसकी मेडिसिन का भी ख्याल रखती थी। गैंगशन जब भी अपने बारे में पूछा करता था कि वो यहाँ कैसे आया, उन दोनों लेडीज़ को पूरी डिटेल्स तो नहीं पता थी, लेकिन वो उसे बताया करती थी कि तुम एक माउंटेन से नीचे गिर गए थे। माउंटेन के साथ साथ लावा बहने की वजह से तुम्हारी बॉडी पर काफ़ी बर्न मार्क्स थे। लेकिन शैन ने जैसे ही तुम्हें गिरते हुए देखा वो अपनी तलवार के जरिए वहाँ गई और तुम्हें अपने साथ ले आई। गैंगशन एक दिन उनसे पूछता है क्या आप दोनों यहीं रहती हैं। ये कहती है नहीं, हम दोनों माउंटेन्स पर रहते हैं, लेकिन जब हमने तुम्हारी हालत देखी तो तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ समय के लिए हम यहीं शिफ्ट हो गए। शैन ने गैंगशन को अपनी तलवार भी दी थी जिससे वो तलवारबाजी सीख सके। उन दोनों ने तलवार के जरिए गैंगशन को उड़ना सिखाया, उसके लिए न्यू रोप्स खरीदे और वो उसे नाइट हंट पर भी ले जाने लगे थे। इधर आयुएन भी अब 13 साल का हो गया था और उसने अपने दोस्त बना लिए थे। उसे अब अपने दोस्तों के साथ कई टाउन घूमने जाने की परमिशन भी मिल गई थी। लैन जिंगई और लैन गैन उसके बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। उसे अब पहली बार नाइट हंट पर जाने का मौका भी जल्दी ही मिलने वाला था। लेकिन एक दिन वो अपने फादर के बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए बेचैन था। वांगजी उसके फेस पर बेचैनी देखता है और उससे पूछता है आयुएन, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। आयुएन कहता है एक बार मैं भी फादर से इंक्वायरी प्ले करके ट्राई करना चाहता हूँ, शायद वो मेरी इंक्वायरी का जवाब दें। मुझे पता है फादर आप कई बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से म्यूज़िक लेसन्स में इंक्वायरी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं फादर से कांटेक्ट कर सकूँ। ये सुनकर वांगजी की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहता है सुजुई, मुझे खुशी है कि तुम अपने फादर को मोटिवेशन बनाकर इंक्वायरी सीखने में ध्यान लगा रहे हो, लेकिन तुम्हारे फादर तभी जवाब देंगे जब वो रेडी होंगे सुजुई। तब तक तुम्हें इंक्वायरी सीखने के लिए खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। सुजुई कहता है यस फादर, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांगजी कहता है सुजुई, इसमें तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम पर गर्व है। अब सुजुई को अपने फर्स्ट नाइट हंट पर जाना था, लेकिन वांगजी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता था। वो सीक्रेटली उसके साथ जाना चाहता था ताकि अगर सुजुई को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसका साथ दे सके। लेकिन वांगजी जैसे ही अपने लेक्चर्स कंप्लीट करता है तो वो देखता है जिंगई उसके पास भागा चला आ रहा था। वांगजी उससे कहता है क्या हुआ जिंगई। तो जिंगई उससे पूछता है हंगुनजुन, क्या आपने सुजुई को देखा। आज की हमारी क्लास के बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने उसे लाइब्रेरी पेविलियन, ट्रेनिंग फील्ड, हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं है। वांगजी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं चेक करता हूँ। और वांगजी तुरंत जिंगशी की तरफ जाता है। वो जिंगशी में सुजुई के बेडरूम की तरफ जाता है तो वो देखता है सुजुई बेड पर बैठा हुआ था और उसने वेइंग की उसी पेंटिंग को हक किया हुआ था जो वांगजी ने बनाई थी, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वांगजी उसके पास जाता है और उससे कहता है सुजुई क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे।
सिजुई कहता है, फादर, कल टीचर ने क्लास में हमें शोन्यू केव में हुए हादसे के बारे में बताया था और किस तरह आपने और फादर ने मिलकर उस शोन्यू को जान से मार दिया था। ये सुनकर मैं बहुत खुश था, लेकिन आज टीचर ने नाइटलेस सिटी वाली रात को डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि विविशन ने वैन रोहान की तरह काफ़ी सारे पपेट्स बनाए थे और लोगों को जान से मारने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि विविशन एक बहुत ही बुरा इंसान है और उसका मर जाना हम सबके लिए बहुत अच्छा है। फादर, क्या ये बात सच है? वांग जी उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, सिजुई, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन क्या तुम प्लीज़ रोना बंद करोगे? नाइटलेस सिटी से पहले 2 और हादसे हुए थे। क्लाउड रिसेस को जला दिया गया था और वैन क्लैन ने लोटस कोव को अपने हवाले कर लिया था। तुम्हारे फादर का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन 3 महीने बाद वो वापस आया, पर वो पूरी तरीके से बदल चुका था। और उन 3 महीनों के बीच उनके साथ क्या हुआ था सिजुई, वो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, क्योंकि तुम अभी उसके लिए बहुत यंग हो। लेकिन उनके साथ जो भी कुछ हुआ, इसी वजह से उन्होंने डेमोनिक कल्टीवेशन का रास्ता अपनाया, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं था वैन रोहान से लड़ने का। पर हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पिता एक गलत इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सच है कि पहले मैं भी उनके इस फैसले के खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें समझना शुरू किया तो मैंने उनका साथ दिया। लोगों ने उसे यीलिंग पैट्रियार्क का नाम दे दिया था। सिजुई कहता है, फादर, कभी इस वजह से आपको उनसे नफरत हुई थी? वांग जी कहता है, कभी नहीं सिजुई, ना मैंने उससे कभी नफरत की है, ना करूँगा। सिजुई कहता है, फादर, मैं आपकी और उनकी स्टोरी सुनना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल सिजुई। और उस दिन वांग जी आयुएन को अपने और वियिंग के बारे में सारी स्टोरी सुनाता है। अब जब सिजुई अपने नाइट हंट पर जा रहा होता है तो वांग जी उससे कहता है, सिजुई, तुम्हें अपने साथ एक मेडिकल किट रखना है और याद रखना तुम्हें हमेशा सारे ग्रुप के साथ ही रहना है। खाना खाने के लिए तुम्हें इन में ठहरना है या फिर टी हाउस में रहना है। किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कहीं मत जाना और अपने ग्रुप के साथ ही रहना। ये सब सुनकर सिजुई उससे कहता है, फादर, मैं समझ गया, मैं सारी बातें याद रखूँगा। वांग जी स्माइल करने लगता है। अब वांग जी उसे एक न्यू रूप देता है और उससे कहता है, ये तुम्हारे फर्स्ट नाइट हंट का गिफ्ट है। सिजुई को म्यूजिक प्ले करने के लिए गुचिन भी दिया जाता है, जिसका नाम गैनहुआ था। वो सिजुई के हाथ पर वो रेड रिबन भी बांधता है जो वो बचपन से हमेशा उसके रोब्स में बांधा करता था। वो उससे कहता है, तुम्हारे फादर की ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं आयुएन। जैसे ही वो सब लोग नाइट हंट के लिए निकलते हैं, वांग जी और शिचैन भी सीक्रेटली उनके पीछे पीछे जाते हैं। वांग जी का फोकस सिर्फ सिजुई पर ही रहता है। सिजुई ने रास्ते में आने वाले पहले पपेट को सक्सेसफुली जान से मार दिया था। वांग जी को ये देखकर बहुत खुशी होती है। अब सिजुई अक्सर नाइट हंट पर जाने लगा था। एक दिन चीफ कल्टीवेटर जिन गोंगवायू ने सारे क्लैन के जूनियर शिष्यों के बीच एक जॉइंट नाइट हंट रखा था। सिजुई क्योंकि अब नाइट हंटिंग में काफ़ी अच्छा हो गया था, इसलिए वांग जी ने उसके साथ जाना छोड़ दिया था। लेकिन जॉइंट नाइट हंट वाले दिन वांग जी बहुत घबरा गया था, क्योंकि सिजुई ने पहली बार आकाश में फ्लेयर रिलीज़ की थी। इसका मतलब वो किसी मुसीबत में था। वांग जी तुरंत अपनी तलवार लेकर जॉइंट नाइट हंट टीम की तरफ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वांग जी देखता है कि 3 स्पिरिचुअल एनिमल्स वहाँ मरे हुए पड़े थे और जिनलिंग अपने कजिन ब्रदर जिनचैन की तरफ देख रहा था और वो काफ़ी डरा हुआ था। वांग जी जिनलिंग से पूछता है, सिजुई कहाँ है? तभी जिन जुशन वहाँ भागते हुए आता है और वो कहता है, होंगुनजुन, सिजुई घायल हो गया है। क्लान लीडर जांग उसे अपने साथ कोई टावर लेकर आए थे। जिन जुशन उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। वांग जी अब पूरे 15 साल बाद कोई टावर में फिर से जाने वाला था। आखिरी बार वो कोई टावर में वुयिंग की मौत से पहले ही गया था, लेकिन अब सिजुई के लिए उसे वहाँ जाना था। जैसे ही वो कोई टावर में अंदर जाता है, यानली उसे अपने साथ ले जाती है। वांग जी जैसे ही अंदर जाता है, वो जेंगशा से पूरी बात पूछता है। जेंगशा उसे बताता है, सिजुई ज़्यादा घायल तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें डर ब्लड पॉइजन का है। जिन 3 स्पिरिचुअल जानवरों को सिजुई ने मारा है, उनमें शायद ब्लड पॉइजन था, जिन्होंने सिजुई पर हमला किया होगा। वांग जी तुरंत सिजुई के पास जाने की कोशिश करता है, तभी फिजिशियन उसे रोक लेती हैं। फिजिशियन उससे कहती हैं, होंगुनजुन, आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे पॉइजन उसकी बॉडी से निकल जाएगा।
तभी सिजू को अचानक वॉमिटिंग होने लगती है। वांगजी उसके पास जाता है और उसे संभालता है। वांगजी उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। सिजुई कहता है, फादर, मैंने उस जानवर को मारने की बहुत कोशिश की। तभी जंगचा उससे कहता है, सिजुई, तुमने बहुत अच्छा काम किया, उन तीनों जानवरों को तुमने अकेले ही मार दिया, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। सिजुई सुनकर स्माइल करने लगता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगती है और वो खुद वांगजी से कहता है, फादर, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। वांगजी उसे अपने साथ वापस ले जाता है। इधर गैंगशिन को यी और शैन के साथ रहते रहते 3 साल और बीत गए थे। गैंगशिन अब यी और शैन के साथ ही रहने लगा था, उनके साथ नाइट हंट पर जाता था। वो दोनों उससे काफ़ी पूछने की कोशिश करती कि क्या उसे कुछ याद आने लगा है, लेकिन वो हमेशा यही कहता कि अभी उसे कुछ याद नहीं है। एक दिन वो तीनों यी सिटी के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी ये देखती है कि काले कपड़ों में एक कल्टीवेटर खड़ा हुआ था और वो एक लेडी से बात कर रहा था जिसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक थी। ये और शैन वहीं रुक जाते हैं। उन दोनों के साथ में गैंगशिन भी वहीं रुक जाता है। वो लेडी उस कल्टीवेटर से कह रही थी, तुम दाओजैंग के बारे में क्यों जानना चाहते हो? वो कल्टीवेटर उससे पूछता है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं 18 साल से उसको ढूंढ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे उसका पता बता दीजिए। शैन और यी उन दोनों के पास जाने का सोचती हैं और उनसे पूछती हैं, क्या हम आप दोनों का नाम जान सकते हैं? बैम्बू स्टिक वाली लेडी अपना नाम आचिंग बताती है और वो ब्लैक कपड़ों में जो कल्टीवेटर था वो अपना नाम सोंगलान बताता है। तो गाइज यहाँ पर ऑथर ने सोंगलान और शाओ शिनचैन की स्टोरी को ऐड किया है। थोड़े से चेंजेस बस उसने इतने किए हैं कि चिंग सोंगलान और शाओ शिनचैन की बेटी है। ही और शैन के पूछने पर चिंग सब कुछ बता देती है कि किस तरह शू यांग शाओ शिनचैन की अंधे होने का फ़ायदा उठा रहा है और उससे इतने सारे लोगों का कत्ल करवा रहा है। शाओ शिनचैन भी शैन का एक रिलेटिव था, इसलिए वो दोनों शाओ शिनचैन की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और गैंगशिन भी उनका साथ देता है। शाओ शिनचैन जब शू यांग के बारे में सबको बताता है और जब वो सोंगलान और शाओ शिनचैन की तलवार को देखता है तो उसे कुछ कुछ बातें तो याद आने लगती हैं, लेकिन उसे सब कुछ याद नहीं आता। शू यांग के पास से उन्हें नी मिंगजे की अनकॉन्शियस बॉडी मिलती है। वो सब आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन न्यू मिंगजे तो 7 साल पहले मारे गए थे ना, न्यूज़ तो यही सुनने में आई थी। क्या हमें न्यू मिंगजे को नी क्लैन के हवाले कर देना चाहिए? लेकिन गैंगशिन कहता है, पहले हमें न्यू मिंगजे की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। शू यांग अगर उन्हें यहाँ लाया था, इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई बड़ी बात होगी। ही और शैन भी गैंगशिन की बात से अग्री करते हैं। अब शाओ शिनचैन, सोंगलान और आचिंग भी कुछ समय के लिए ही और शैन के साथ ही रहने लगे थे। गैंगशिन अक्सर फूड सप्लाईज लेने के लिए मार्केट जाया करता था और टी शॉप्स पर रुक जाया करता था। एक दिन जब वो टी शॉप पर बैठा हुआ था तो उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना जो हंगुन जुन और उसकी ब्यूटी के बारे में बातें कर रहे थे। वो सब आपस में कह रहे थे, हंगुन जुन को सेकंड जेड ऑफ लैन ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो सच में बहुत हैंडसम है। ये सुनकर गैंगशिन सोचने लगता है, हंगुन जुन, सेकंड जेड ऑफ लैन, ये सब कुछ सुना सुना क्यों लगता है। उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगती हैं, लेकिन वो उन बातों को आपस में नहीं जोड़ पाता है। उसे हेडक होने लगता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर चिन कहती है, गगा, आपको क्या हुआ? सोंगलान भी उससे पूछता है, गैंगशिन, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? गैंगशिन कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस टी शॉप पर टी लीव्स खरीद रहा था, तभी मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। जब से मैंने उनकी बातें सुनी हैं, मुझे एक अजीब सा पेन फील हो रहा है। ये कहती है, मैं तुम्हारे लिए क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले करती हूँ, तुम उसे सुनोगे तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ये अपना चिन लेती है और म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देती है। गैंगशिन को वो म्यूजिक कुछ सुना हुआ लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि वो म्यूजिक उसने कहाँ सुना है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो देखता है कि कोई उसे वेइंग कहकर पुकार रहा था। गैंगशिन सोचने लगता है, कौन मुझे पुकार रहा है? लंजा, क्या वो तुम हो? गैंगशिन को समझ नहीं आता कि उसके जुबान पर यह नाम अचानक से क्यों आया, जो उसने पहले कभी नहीं सुना। उसे अब वाइट कपड़ों में खड़ा एक कल्टीवेटर दिखने लगता है जिसका फेस उसे क्लियर नहीं दिखता और वो उसे बार बार वेइंग कहकर पुकार रहा था। अब उसे कुछ सीन्स दिखाई देने लगते हैं। पहले सीन में वो दोनों किसी केव में थे और लंजा उसके लिए म्यूजिक प्ले कर रहा था। यी का प्ले किया हुआ म्यूजिक अभी भी उसे सुनाई दे रहा था
और गैंगशिन यही पूछे जा रहा था, इस म्यूज़िक का नाम क्या है लंजा? अगले सीन में उसके आसपास की सराउंडिंग्स चेंज हो जाती हैं। ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है और उस वाइट कपड़े पहने हुए कल्टीवेटर की आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसने अपने हाथ में एक अम्ब्रेला लिया हुआ था। गैंगशिन उससे पूछता है, लंजा तुम क्यों रो रहे हो? जैसे ही गैंगशिन उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, सराउंडिंग्स फिर से चेंज हो जाते हैं। अब लंजा इनके एक रूम में था और वो टॉपलेस बेड पर लेटा हुआ था। लंजा बार बार वेइंग नाम पुकार रहा था और उसे अपने पास बुला रहा था। गैंगशिन ब्लश करने लगता है। वेइंग जैसे ही उसके पास बढ़ने की कोशिश करता है, एक बार फिर सराउंडिंग्स चेंज हो जाते हैं और अब उसे एक छोटे बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बहुत क्यूट लगती है और वो स्माइल करने लगता है। लेकिन जल्दी ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। लंजा बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वेइंग प्लीज़ वापस आ जाओ। अब एक और बार सराउंडिंग्स चेंज हो जाती हैं। अब वो देखता है कि वो पहाड़ी से लटका हुआ था और लंजा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और लंजा के हाथ से खून बहे जा रहा था। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो तुरंत ही नींद से उठ जाता है। नींद से उठते ही वो सबसे पहले लंजा का नाम लेता है। वो घबराते हुए अपने रूम से बाहर आता है। सोंगलान की नज़र सबसे पहले उस पर पड़ती हैं और उसे कुछ याद आने लगता है और वो उससे कहता है, यंग मास्टर वे, क्या ये आप हैं? शॉ शिनचैन भी ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वेइंग उन दोनों से कहता है, क्या आप मुझे जानते हैं? शॉ शिनचैन कहता है, तुम मेरी सिस्टर के बेटे हो? वेइंग कहता है, ये सब क्या चल रहा है, क्या कोई प्लीज़ मुझे बताएगा? तभी ये और शैन कहती हैं, लगता है अब हमें सब कुछ बता देना चाहिए। ही गैंगशिन से कहती है, यंग मास्टर वे, मैं इमोर्टल लैन यी हूँ, क्या आपको कुछ याद आया? तभी शैन उससे कहती है, वे वुशन, तुम मेरी शिष्या के बेटे हो, मैं बाओशन सैरन हूँ। उस दिन जिस दिन तुम पहाड़ी से नीचे गिरे थे, हम चीशैन की तरफ से गुजर रहे थे और हमने सुन लिया था कि नाइटलेस सिटी पर क्या होने वाला है। ही और मैं सही टाइम पर वहाँ पहुँच गए थे और ये ने पहाड़ी के पास एक थिक फॉग क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से तुम्हें ले जाते हुए हमें कोई नहीं देख पाया था। अब वेइंग को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है, लोटस कोव, क्लाउड रिसेस, जेंगशा, जांग यानली और उसका हस्बैंड लान वांगजी। वेइंग को अचानक ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। शैन और ये उसे रूम में ले जाती हैं। जैसे ही वेइंग को होश आता है तो शैन उससे पूछती है, आशन, क्या तुम अब ठीक हो? तुम्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। वेइंग कहता है, ग्रैंड मास्टर, मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। मास्टर, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना डिज़र्व नहीं करता। मेरी वजह से कितने लोगों की मौत हो गई। शैन उससे कहती है, आशन, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम्हें जीना चाहिए, तुम जीना डिज़र्व करते हो, इसलिए हमने तुम्हें बचाया। तुम्हें बचाने के बाद तुम्हारी आत्मा बुरी तरह घायल हो गई थी, जिसे वापस ठीक करने में हमें पूरे 10 साल लग गए। उसके बाद तुम्हें होश में आने में 2 साल और लग गए। हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे तुम वापस कोमा में चले जाओ, इसलिए हमने तुम्हें तुरंत सब कुछ सच बताना ज़रूरी नहीं समझा। तुम खुद ही धीरे धीरे सब कुछ याद कर पाते तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होता। वेइंग अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपनी कही हुई बातें याद आती हैं। लंजा, तुम्हें मेरे लिए जीना है, हमारे आयुएन के लिए जीना है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो शैन से कहता है, मास्टर, मेरी वजह से मेरा आयुएन भी मेरे साथ नहीं है। उन लोगों ने मेरे आयुएन को मार डाला। सारी बातें सुनने के बाद सोंगलान वेइंग से कहता है, मास्टर वे, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जैसा कि आपने कहा कि आयुएन आपका और हंगुनजुन का बेटा है, तो वो जिंदा है, क्योंकि 4 साल पहले क्लैन लीडर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसमें हंगुनजुन ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम आयुएन था, लेकिन नेमिंग सेरेमनी के बाद उसका नाम लान सुजुई रखा गया। लान सुजुई सारे क्लैंस के जूनियर शिष्यों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। वो अपनी इंटेलिजेंसी और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने आर्चरी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ भी जीता। वेइंग की आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, आयुएन जिंदा है, क्या ये सच है? सोंगलान से उसे ये भी पता चलता है कि यानली, उसकी सिस्टर और जिन जुशन भी जिंदा है।
यानली ने जिनलिंग के बाद एक डॉटर को भी जन्म दिया था जिसका नाम जिन रुइंग रखा गया था। और उसे ये भी पता चलता है कि जंगचा ने कुछ समय पहले ही आइन नाम के एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया है। सब कुछ पता चलने के बाद शैन और ये उससे कहती हैं, आशियन, अगर तुम चाहो तो हम पर नाराज़ हो सकते हो। हुइंग उन दोनों से कहता है, मास्टर, आप दोनों ने मेरी जान बचाई है, मैं आप पर क्यों नाराज़ हूँगा। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है, लेकिन अब मैं लंजा और आयुएन से मिलना चाहता हूँ। ये और शैन उससे कहते हैं, तुम जब चाहे तब उन दोनों से मिलने जा सकते हो, अब तुम फ्री हो। एक हफ्ता बीत जाता है। वुयिंग फाइनली सब कुछ तैयारी करके अब वांगजी और आयुएन से मिलने के लिए निकल जाता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फाइनली वुयिंग वांगजी और आयुएन से मिलने पहुंच जाएगा। देखते हैं वांगजी का क्या रिएक्शन होने वाला है। आई होप आज का पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।